डेल्टा वेरिएंट का खौफ। स्वागत आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे देश में डेल्टा वेरिएंट के खौफ की। देश में कोरोना के घटते बढ़ते मामलों के बीच संक्रमण का डेल्टा वेरिएंट काफी घातक बनता जा रहा है। माना जा रहा है कि संक्रमण का ये वेरिएंट अल्फा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। इतना ही नहीं, देश में दूसरी लहर के लिए भी डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। द इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की स्टडी में यह बात सामने आई है। स्टडी के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट के मुकाबले 50% ज्यादा तेजी से फैल सकता है। टीका लेने के बाद पॉजिटिव होने में डेल्टा वेरिएंट की भूमिका बहुत ज्यादा है। किसी के अल्फा वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मामले में टीके के बाद इन्फेक्शन का मामला नहीं है। हालांकि अब तक यह साबित नहीं हो पाया है कि मृत्यु दर और गंभीर मामलों को लेकर अब तक डेल्टा वेरिएंट की भूमिका क्या है। डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना में पाया गया। कुल 29,000 जीनोम सीक्वेंसिंग में डेल्टा वेरिएंट के 1,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के 12,200 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक किसी भी वेरिएंट को चिंताजनक तब माना जाता है जब उसमें संक्रमण की क्षमता अधिक दिखती है या फिर मूल स्वरूप में कोई अन्य बदलाव दिखते हैं। WHO ने सबसे पहले भारत में पाए गए कोरोना वायरस के स्वरूप B1.617.2 को डेल्टा नाम दिया है। WHO का कहना है कि यह साबित हो गया है कि लोगों की जान को सबसे अधिक खतरा डेल्टा वेरिएंट से ही है, जबकि बाकी के स्वरूपों में संक्रमण फैलाने की दर बहुत कम है। हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है, डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, इसके प्रसार को रोकने के लिए हमें करना क्या होगा। और मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें, मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ेंगे, साथ ही साथ डॉक्टर अनीता रमेश भी जुड़ेंगी। सीनियर डॉक्टर हैं दोनों ही। तो आज हम बात करने जा रहे हैं असल में डेल्टा वेरिएंट की। ये डेल्टा वेरिएंट है क्या, कितना खतरनाक है, संक्रमण रफ्तार की बात करें तो इसकी रफ्तार कितनी है। तो कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने का प्रयास हम करेंगे। दोनों ही सीनियर डॉक्टर यानी डॉक्टर राहुल भार्गव और डॉक्टर अनीता रमेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, ये डेल्टा वेरिएंट है क्या, इसे मेरे व्यूवर्स को जरा समझा दीजिए, क्योंकि नाम से तो बहुत खतरनाक लग रहा है। जी, डेल्टा घनश्याम जी बोलिए बोलिए। हाँ, डेल्टा वेरिएंट कोई नई चीज नहीं है। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति ना हो, किसी पे स्टिग्मेटा ना हो। हमने देखा जनवरी में यूके वेरिएंट बोल दिया गया, किसी ने साउथ अफ्रीका वेरिएंट बोल दिया, किसी ने इंडियन वेरिएंट बोल दिया। तो ये स्टिग्मेटाइजेशन होता है, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी देश में स्टिग्मेटाइजेशन होता है। इसलिए 3 दिन पहले WHO ने इसका नामकरण किया, जिसका नाम था अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट एंड डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट B1.617.2 है, जो म्यूटेशन हिंदुस्तान में पाई गई। B1.617 म्यूटेशन यूके वाली म्यूटेशन थी, उसके जीनोमिक में एक और म्यूटेशन हुई। क्योंकि आप ध्यान करिए, अप्रैल के महीने में जब ये सैलाब आ रहा था, तब हम उसमें डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट की बातें करते थे। तो एक जेनेटिक नॉमेनक्लेचर के लिए WHO की ये बहुत अच्छी पहल है, जिसके माध्यम से देश का नाम नहीं होगा, कोई कम्युनिटी का स्टिग्मेटाइजेशन नहीं होगा, और लोगों के लिए इजी रहेगा ये समझना कि कौन सा वेरिएंट कब कहां से आया है और उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है। क्योंकि वेरिएंट के हिसाब से आगे चल के उसका रंग, रूप, चाल, ढाल पता रहेगी। देखिए, अगर किसी जगह पे आपका घर मान लीजिए पास में है, आपका घर गाजियाबाद में है, और गाजियाबाद में मान लीजिए, गाजियाबाद में बोले हम उसको प्लूटो बोल देते हैं, प्लूटो पे 617.2 म्यूटेशन है, तो वो ज्यादा दिन लॉकडाउन रहेगा। और राहुल भार्गव का घर मार्स पे है, तो मार्स पे 617 म्यूटेशन है, तो वो जल्दी खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये म्यूटेशन B1.617 म्यूटेशन जो था, 0.2 म्यूटेशन, ये तेजी से फैलता है, ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करता है और लंग में फाइब्रोसिस करता है। देखिए, लंदन इस समय इसकी मार झेल रहा है। पिछले 3 हफ्तों में 38% से एडमिशन रेट बढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब वेरिएंट की लड़ाई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से एयरपोर्ट्स खुलेंगे, हमारी स्काईज खुलेंगी, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर खुलेंगे,
तो जो लोग वहां से ट्रैवल करके आएंगे, जीनोमिक स्टडीज होगी, इस प्रकार से हम उन लोगों को ट्रैक डाउन कर पाएंगे, उनकी दवाई को ट्रैक डाउन कर पाएंगे, वैक्सीन को ट्रैक डाउन कर पाएंगे कि उनकी वैक्सीन से बचने की क्षमता कितनी है, जी लॉकडाउन कब खोलना है, कब बंद रखना है, और कितनी तेजी से हमें उस पर एक्शन लेना है। ये चारों चीजों का ध्यान में रखते हुए इंटेलिजेंट स्मार्ट तरीके से कोरोना को हराएंगे। जी ठीक है। तो डॉक्टर अनीता रमेश, असल में कोरोना के घटते बढ़ते मामलों के बीच ये डेल्टा संक्रमण कितना घातक है मैम, कितना खतरनाक है? डेल्टा अभी हमने डॉक्टर राहुल से सुना है कि अब म्यूटेशंस होता है। डेल्टा इज वेरी विरुलेंट। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे ट्रांसमिटेबिलिटी इज मोर, एक से दूसरे के जाने का संभावना ज्यादा है। एयरबॉर्न में, हवा में है, जल्दी जल्दी स्प्रेड होता है। अगर एक आदमी को हुआ, घर के अंदर सबको हो जाते हैं। उसके साथ साथ ये बहुत ही विरुलेंट है, खतरनाक है। जब हमारा शरीर के अंदर जाते हैं तो शरीर का इम्यून पावर लड़ नहीं पा रहा है, तो जल्दी जल्दी पेशेंट और मरीज खराब हो जाएंगे, सांस फूलने लगता है, बुखार होगा, आईसीयू वेंटिलेटर का जरूरत होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा जरूरत है इसमें। और उसके साथ साथ एक कंट्रोल नहीं हो रहा है। साधारण जो मेडिसिन है वो वैक्सीन, इवन वैक्सीन, अगर वैक्सीन भी लगे हुए ये म्यूटेंट वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इट एलिवेट्स द वैक्सीन बेस्ड इम्यूनिटी। तो अपना शरीर का इम्यूनिटी, वैक्सीन का इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी सबको इवेट करके हमारे शरीर के बदन के अंदर आने के बाद वो खतरनाक है, बहुत ही वेरी विरुलेंट। एंड इसमें 4 म्यूटेशन है एक्चुअली डेल्टा में, देखिए और ये 4 म्यूटेशन इन द स्पाइक प्रोटीन, वायरस के बाहर पे जो स्पाइक प्रोटीन है, जैसे हमने फोटो देखते हैं कोरोना वायरस का, ऊपर ऊपर छोटा छोटा बहुत सारी चीज है, वो स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। सब स्पाइक प्रोटीन अभी फोटो चल रहा है, उसमें देखिए इसमें 4 तरह का चेंजेस है। क्या होता है, आरएनए वायरस में ब्लॉक्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल, बहुत सारे जगह में इसका गड़बड़ हो गया है और चेंजेस आ गया है, और इसी वजह से एक वायरस बहुत वायलेंट। अभी इंडिया में उतना नहीं दिखाई दे गया, बट यूके एंड अदर कंट्रीज में डेल्टा वेरिएंट ज्यादा है, इसलिए अभी ग्लोबल कंसर्न है, सबको इसके बारे में बात कर रहे हैं, काफी कंट्रीज में पहुंच गए हैं। इंडिया में जो आया था वो डेल्टा नहीं है, वो अल्फा था, अभी डेल्टा विदेशों में है, तो इसलिए बहुत खतरनाक है और सोचने का बात भी है। तो आगे का दिन मे बी वेरी डिफिकल्ट इन द फ्यूचर। तो डॉक्टर राहुल भार्गव, असल में अभी मैम ने अल्फा वेरिएंट की भी बात की, तो सर अल्फा वेरिएंट से अगर तुलनात्मक दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो कंपैरेटिवली ये डेल्टा जो वेरिएंट है कितना खतरनाक है, कितना नुकसानदेह है? घनश्याम जी, अगेन डेल्टा वेरिएंट नामकरण हुआ है, एक चीज समझना आवश्यक है। दूसरा, इसकी ट्रांसमिटेटिव रेट 60% ज्यादा है। ये ज्यादा ट्रांसमिशन 60% ज्यादा करता है। आप देखिए पहली वेव में क्या हुआ था, एक इंडिविजुअल घर में होता था, पूरे घर वाले बच जाते थे। इस बार पूरे घर के घर कोविड की चपेट में आ गए। तो एक कारण ये भी है क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है। दूसरा, इसकी एबिलिटी टू हॉस्पिटलाइज बहुत ज्यादा है, ये बहुत जल्दी हाइपोक्सिया कराता है। तीसरी चीज, जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वैक्सीन पे हुए, ज्यादातर 70% वैक्सीन के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इस बार जो देखे गए वो इसी वेरिएंट से देखे गए। और जैसे खबरें आ रही हैं कि फाइजर की वैक्सीन भी अगर 100% सक्सेसफुल थी तो वो शायद 70-80% ही इस वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है घनश्याम जी, ये हमारे को जीनोमिक स्ट्रैटेजी को बढ़ाना होगा और जीनोमिक स्ट्रैटेजी से ही अगली लड़ाई पड़ेगी। जैसे पहली लड़ाई हमने पीसीआर और टेस्टिंग से जीती थी, दूसरी लड़ाई हम जीनोमिक टेस्टिंग और जीनोमिक को जल्द से जल्द लाके जीतेंगे। क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें कौन सा वेरिएंट है, ये क्या दोनों वेरिएंट मिलकर घातक स्ट्रेन बना सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं, एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट की बातें होती है वो हो सकती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। पर हाँ, जैसा डॉक्टर अनीता रमेश ने कहा था कि ये वेरिएंट खतरनाक है, हमको इस पे ट्रैक डाउन, हमें को उसको नजरबंद करके रखना आवश्यक है, हमारे को उसको कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। और गिद्ध की पैनी नजर जैसी होती है उन एरियाज में जहां पे ये वेरिएंट पाया गया है, दिल्ली वगैरह में, वहां पे गिद्ध जैसी आईज होनी चाहिए जो ये जल्द से जल्द पकड़ पाए।
और तीसरी, चौथी, पांचवी वेव को आने से बचा पाए, क्योंकि अभी कोवैक्सीन का डेटा भी आना बचा है कि वो इस डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में कितना कारगर है, और जैसे वो आएगा तभी हमें पता चल पाएगा। तो कहने का मतलब है आपके लिए और हमारे लिए ये मास्क को अभेद्य नहीं है, मास्क को भेद नहीं सकता। मास्क अभी भी ये वेरिएंट के अभेद्य है, मास्क को पेनिट्रेट करके कूद के नहीं जा सकता। भले ही वैक्सीन में 10% में गिरावट हो जाए, बट मास्क को नहीं हरा सकता। तो मास्क और वैक्सीन इज इक्वल टू 100% वैक्सीन, 100% प्रोटेक्शन, ये बात समझना आवश्यक है। तो डॉक्टर अनीता रमेश, टीका लगने के बाद पॉजिटिव होने की स्थिति में ये जो डेल्टा वेरिएंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी भूमिका कितनी है और कितना नुकसान पहुंचा जाता है ऐसी स्थिति में मैम? ओके, वैक्सीन होने के बाद भी हम आपको सब लोगों को हम बोलना चाहते हैं कि अभी विल गेट ओनली प्रोटेक्शन 70, 80, 90, मैक्सिमम 90% तक हमको प्रोटेक्शन मिलता है, 70 से 90 तक। 100% प्रोटेक्शन वैक्सीन हम लोग को नहीं देते हैं। तो हमारे पास किसी आदमी को 20 से 30% चांस है हम लोग को इन्फेक्शन होने के लिए दोबारा। तो कुछ भी वायरस का वेरिएंट नहीं, डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट सब में भी होता है। बट अभी स्टडीज में जो दिखाया गया विदेशों में कि ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन होने के बाद कि हमारा इन्फेक्शन काफी ज्यादा है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं, साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि ये जो विरुलेंट वायरस है डेल्टा, ये वैक्सीन से एंटीबॉडी को के बाहर जा रहा है, एंटीबॉडी होने के वजह से भी पेशेंट का बीमारी आ रहा है, वो लोग आईसीयू जा रहा है, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, वेंटिलेटर देना पड़ता है। तो इसी हिसाब से तो हम पॉजिटिवली बता नहीं सकेंगे, बट ये बता सकते हैं ये वायरस से थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन होगा वैक्सीन से, बट ज्यादा तक नहीं होगा। अभी इसके लिए हमारे पास और भी डेटा चाहिए और कुछ दिन समय देना चाहिए देखने के लिए कैसे ये बीमारी फैल। घनश्याम जी, बहुत ही अच्छा सवाल। जीनोम सीक्वेंस आपकी जन्म पत्री है, जैसे तारे नक्षत्र आपको बताते हैं कि जन्म पत्री में क्या है, जन्म पत्री के माध्यम से, वैसी ही जीनोमिक सीक्वेंसिंग ये बताती है कि आपका डीएनए, आपका आरएनए में क्या परेशानी है या परेशानी नहीं है, जो बीमारी को उत्पादन करती है या बीमार करती है, हमको वो बताती है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग पहले कैंसर में होती थी, अब बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस में होती है। अगर हम याद करें 2019 में 155 एमआरएनए वायरसेस का जीनोम सीक्वेंसिंग चाइना ने करके रखा हुआ था। सो आप वायरस को लेते हैं, उसको उसकी आप रूपरेखा, रचना को देखने के लिए कि वो कौन से एमआरएनए के, कौन से उसका एमआरएनए कौन सी प्रोटीन से बना है, उसको देखते हैं। जैसे स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन से बना है, अमाइनो एसिड से बना है। तो सबसे छोटा यूनिट अमाइनो एसिड, वहां से प्रोटीन से कॉम्बिनेशन से एमआरएनए। अब जब एमआरएनए को देखना है, हमको उसकी जन्म पत्री पढ़नी है, तो हमारे को जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। मतलब उसको एक मशीन आती है जिसका नाम होता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो कैंसर पेशेंट्स में बहुत कारगर है, क्योंकि उसी के माध्यम से पता चलता है कि आपको कैंसर क्यों हो रहा है और उसकी चाल ढाल कैसी होगी। तो उसके जन्म पत्री की तरह उसकी रूपरेखा को ये मशीन पढ़ लेती है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एमआरएनए कौन सा है वो जान जाती है। अब उसको एक बेसलाइन हो गई, उस बेसलाइन के बाद कोई भी उसमें म्यूटेशन होती है तो उसको अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट की उपाधि दी जाती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसकी जीने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कितनी है। क्योंकि वायरस मरना नहीं चाहता। जब हम कहते हैं बहरूपिया है वायरस मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है। तो वो जो जीने के लिए वो फास्टर मल्टीप्लाई करेगा, एडवर्स कंडीशन में जिंदा रहेगा, वो एमआरएनए उसको मदद करता है। वो चेंजेस, जैसे हम गर्मी और सर्दी में अडेप्ट करते हैं, हमारा बॉडी अडेप्ट करता है, वैसे उसका प्रोटीन और एमआरएनए वायरस का उसे मदद करता है उस गंभीर विकट परिस्थितियों में जीवन देने का, तो वो जीता है। तो जीनोमिक टेस्टिंग स्पेशलाइज्ड लैब में होती है। अभी तक 10 लैब्स का एक नेटवर्क है जो 5% सैंपल को टेस्ट करता है। 17 लैब्स हमारे पास हैं, बट अब जरूरत है, जैसे हमने पीसीआर की लैब 1500 लैब हो गई, अब हमारे को 1500 जीनोमिक लैब चाहिए। लैब होने के बाद उसका जो एनालिसिस है वो
10 दिन की जगह 7 दिन में आना चाहिए, ताकि उसका मीनिंगफुल डेटा निकल पाए। अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग रिसर्च के लिए काम आती है, बट अब आप हमको उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूटिलाइज करने के लिए एमआरएनए से समझ के वायरस का प्रारूप और स्वरूप समझने के लिए जीनोमिक टेस्टिंग और उस मशीन की आवश्यकता है, जिसको सरकार को 17 लैब से बढ़ा के 1700 करना चाहिए, ताकि हम इस जंग में ये जान पाए कि हम कौन से भयरूपीय के साथ लड़ रहे हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा या थीटा, जो आने वाले अगले वेरिएंट्स हैं, उनके अगेंस्ट में जो ये बताएंगे कि वायरस कितनी तेजी से फैलेगा या नहीं फैलेगा, वैक्सीन कारगर होगी या नहीं होगी, और ह्यूमन बिहेवियर के लिए क्या जरूरत है, मतलब वो क्या अभी भी वायरस हवा से ही फैलेगा या कोई और तरीके से भी फैल सकता है। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग इस लड़ाई में अब 2021 में एक बहुत बड़ा हथियार बन के निकला है। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या मौजूदा स्थिति में, प्रेजेंट सिचुएशन में, क्या अभी हम ये अंदाजा लगा पाने की स्थिति में नहीं है पेशेंट को देख के कि असल में कौन सा वेरिएंट है उसके अंदर, किस वेरिएंट से वो प्रभावित है? क्या अभी समझ पाते हैं लक्षणों के जरिए? घनश्याम जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिम्टम्स सबके एक जैसे हैं। आपको खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द होना, सिम्टम्स सबके एक जैसे हैं, पर मेरे से आपको कितनी तेजी से फैलेगा और आपसे डॉक्टर अनीता को कितनी तेजी से फैलेगा, वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग, क्योंकि वायरस का प्रारूप बताएगा। अगर वो वुहान वाला है और अगर वो यूके वाला है तो वो कम फैलेगा। अगर ये डेल्टा वेरिएंट है तो 60% ज्यादा फैलेगा। एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजिंग एक हवाले से आता है कि फाइजर की एंटीबॉडीज 5 गुना कम कारगर होंगी इस वायरस के अगेंस्ट में, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है। तो वायरस उस एंटीबॉडी से बचने का प्रयास कर रहा है। आप निरंतर रूप से नए नए हथियार चला रहे हो, तो ये एक जंग है। तो इसीलिए ऊपर से देखने पे अपन सब इंसान हैं, पर जब अपन जन्म पत्री देखते हैं या जीनोमिक पत्री देखते हैं तो वो सबकी अलग अलग निकलती है घनश्याम जी। इसीलिए जीनोमिक का बहुत बड़ा यूज अब कैंसर में हो रहा है। अगर आज की तारीख में मुझे और डॉक्टर अनीता को एक ही प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर हो, डॉक्टर अनीता भी बताएंगी आपको कि ब्रेस्ट कैंसर जीनोमिक टेस्टिंग के माध्यम से टारगेटेड दवाइयां दी जा सकती हैं। कैसे वो जीनोमिक टेस्टिंग लोगों को आयु प्रदान कर रहा है कैंसर में। तो ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है, हमें इसको यूज करना चाहिए। अब इसका हथियार बना के कोरोना के मारने के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर अनीता रमेश, डेल्टा वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना में पाया गया है। मैम, क्या किसी खास वजह से, किसी भौगोलिक स्थिति की वजह से, वहां के टेम्परेचर की वजह से, वहां के वातावरण की वजह से इसका ज्यादा पाया जाना हम समझ सकते हैं, या फिर ये कहीं भी हो सकता है, भौगोलिक स्थिति मायने नहीं रखती है? ये कहीं भी हो सकता है। देखिए, जब हमारा अल्फा वेरिएंट आया यूके में, पहले अल्फा था, उसके बाद अभी आप देखिए लास्ट यस्टरडे कल का रिपोर्ट था 61% ऑफ द वायरस इज डेल्टा। तो ये वायरस म्यूटेशन होते रहते हैं, कभी भी कहीं भी हो सकता है। विदेश में भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया में भी कई डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, स्टेट में भी हो सकता है। अभी इन लोगों ने स्पेशल टेस्ट करवाए तो समझ गए कि डेल्टा वेरिएंट, अगर आप सारे इंडिया में अब इस वेरिएंट को जीनोमिक टेस्ट करने लगेंगे तो धीरे धीरे ज्यादा पकड़ जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन कभी भी हो सकता है। ये टेम्परेचर से शायद नहीं है, ये नेचुरल म्यूटेशन है। वायरस का आदत है जेनेटिक मटेरियल बदलने के लिए। 30,000 बेस पेयर ऑफ आरएनए है इनके पास, कभी भी कितना टाइम चाहिए वो अगर जेनेटिक मटेरियल चेंज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ द डेल्टा वायरस हैज कम। और एक दो लाइन हम ऐड करना चाहते हैं वैक्सीन कंटिन्यूशन ऑफ डॉक्टर राहुल भार्गव जैसे बताए हैं। हमारे को ये वैक्सीन का असर इन डेल्टा वायरस के ऊपर सेकेंड डोज होने के बाद पड़ता है, बट डेफिनेटली एंटीबॉडी 5 गुना कमी जैसे अल्फा में होता है, तो अपना बॉडी का प्रोटेक्शन भी 5 गुना कमी है इस वायरस से। और ये एंटीबॉडी वैक्सीनेशन के बाद भी दिखाई गया कि जल्दी एंटीबॉडी खत्म हो जाते हैं, शायद 3-6 महीना के अंदर। और अगर आदमी का एज ज्यादा है और आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, एंटीबॉडी टाइटर वैक्सीनेशन के बाद जल्दी खत्म हो जाता है। तो हमारा प्रोटेक्शन डेल्टा वेरिएंट से बहुत ही कम समय के लिए होता है और कम भी होते हैं, तो इसलिए और भी परेशानियां ज्यादा है।
ठीक है, तो डॉक्टर अनिता रमेश और डॉक्टर राहुल भार्गव, बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी खास इंफॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो आज इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन लगातार नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं जिसका सामना किया जा रहा है और उसके लिए कई टेक्निक्स भी डेवलप की जा रही हैं। अब इन टेक्निक्स का भविष्य में किस तरीके से रिजल्ट सामने आएगा, इसका हम सभी को इंतजार रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।